7 अक्टूबर हमास का था और 7 नवंबर शायद इजराइल का होगा। इस युद्ध को अब लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, जिसमें अब तक 11,500 लोग मारे गए हैं, जिनमें 10,000 लोग गाजा के हैं और 1,500 लोग इजराइल के हैं। बड़ी बात यह है कि युद्ध शुरू होने के 1 महीने के बाद भी इजराइल अपने 242 नागरिकों को हमास की कैद से छुड़ा नहीं पाया है और इनमें 30 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पिछले 1 महीने में इजराइल इस युद्ध पर 4,30,000 रुपए खर्च कर चुका है। 4,30,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि हमास का इस युद्ध पर अनुमानित खर्चा है 2,500 करोड़ रुपए। तो देखिए, जब एक देश की सेना लड़ती है तो 4,30,000 रुपए खर्च कर चुके हैं वो अब तक इस लड़ाई में, और हमास ने अब तक लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले 1 महीने में गाजा पट्टी के 15 लाख मुसलमान इस युद्ध में विस्थापित हो चुके हैं, यानी अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और विडंबना यह है कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश ने अब तक इनमें से एक भी मुसलमान को अपने यहां पर शरण नहीं दी है। तो आज जो हम आपको बात बता रहे हैं, इस युद्ध से सीखने वाली बात क्या है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सबक ले रही है इस युद्ध से। एक बड़ी बात जो पूरी दुनिया ने देखी वो ये है कि मुस्लिम देशों ने अभी तक गाजा के लोगों को शरण नहीं दी है। अगर ये 57 मुस्लिम देश गाजा के इन 15 लाख मुसलमानों को अपने यहां शरण देते तो इनमें एक एक देश को सिर्फ 26,000 लोगों को ही अपने देश में शरण देनी होती, यानी हर देश का हिस्सा होता सिर्फ 26,000 शरणार्थी, अगर ये सबको बराबर बांट लेते। लेकिन इन मुस्लिम देशों ने गाजा के एक भी मुसलमान को अपने देश में शरण नहीं दी। बयानबाजी बहुत की, बाकी के आतंकवादियों को उकसाया कि आप भी इस लड़ाई में कूद जाइए, यह भी कहा कि इजराइल को हराना चाहिए, यह भी कहा कि मुस्लिम देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेकिन शरण एक भी मुसलमान को नहीं दी। इस युद्ध की वजह से पिछले 1 महीने में इजराइल के भी 2.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन गाजा की तुलना में इजराइल के इन विस्थापितों की दुनिया में कोई बात नहीं कर रहा। और ना ही जो 30 बच्चे हैं जो आज भी हमास के कैद में हैं, जो 242 नागरिक हैं जो आज भी हमास की कैद में हैं, उनके बारे में दुनिया बहुत ही कम बात कर रही है। इसके अलावा इजराइल ने गाजा में हमास के अब तक 2,500 ठिकानों को निशाना बनाया है और गाजा में अब तक 25,000 टन बारूद के बम और मिसाइल्स दागे हैं, जिनमें 30,000 इमारतें पूरी तरह से नष्ट होकर गाजा के नक्शे से ही गायब हो चुकी हैं। ये 1 महीने का लेखा जोखा है। पिछले 1 महीने में 451 ट्रक गाजा में मदद सामग्री लेकर पहुंचे हैं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के आतंकवादी अब भी गाजा के लोगों का अनाज और तेल चोरी कर रहे हैं और मदद सामग्री भी उन तक नहीं पहुंचने दे रहे, और मुस्लिम देश इस पर भी पूरी तरह से चुप बैठे। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने के बाद भी दुनिया इस युद्ध में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर आज भी पूरी तरह बटी हुई है। आतंकवाद की इकलौती एक परिभाषा पूरी दुनिया में अभी तक बन नहीं पाई है। आतंकवाद की परिभाषा हर देश के लिए अलग अलग है। ईरान, तुर्की, लेबनान, यमन और सीरिया समेत कई मुस्लिम देश अब खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं, जबकि चीन और रशिया जैसे देशों ने भी गाजा में इजराइल के हमलों का खुलकर विरोध किया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि 1 महीने के बाद इस युद्ध से 5 बड़ी बातें क्या सीखी जा सकती हैं। पहली सीख यह है कि आजकल जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें किसी की हार या जीत नहीं होती, बल्कि अब हर युद्ध का परिणाम एक ही होता है और वो होता है सीज फायर। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में भी सीज फायर की स्थितियां ही बन रही हैं, और पिछले 1 साल 8 महीने से यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध भी शायद सीज फायर पर जाकर ही रुकेगा, यानी आखिर में दोनों के बीच में समझौता ही होगा। आपको याद होगा पुराने जमाने में जब 2 सेनाएं लड़ा करती थीं तो एक की जीत होती थी और दूसरे की हार होती थी, लेकिन आजकल के जो युद्ध है उसमें स्पष्ट जीत और हार किसी की नहीं होती और अंततः सीज फायर समझौता ही करना पड़ता है। युद्ध ने यह भी बताया कि मुस्लिम देश उन्हीं मुसलमानों के मानव अधिकारों की बात करते हैं जिनका संघर्ष गैर मुसलमानों से होता है, और जैसे इस युद्ध में गाजा के मुसलमानों का संघर्ष इजराइल में यहूदी धर्म के लोगों से है, इसलिए मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ पूरी एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में जब वर्ष 1970 में
फिलिस्तीन के ही 25,000 मुसलमानों को मार दिया गया था, या वर्ष 2015 से 2021 के बीच जब यमन में 3,37,000 मुसलमान मारे गए थे, या फिर जब सीरिया के गृह युद्ध में 2 लाख मुसलमान मारे गए थे, तब इन बाकी के मुसलमानों की हत्याओं पर किसी मुस्लिम देश ने कोई बात तक नहीं की थी। मुस्लिम देशों के इन दोहरे मापदंडों को आप पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों से भी आज समझ पाएंगे। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली हुई है, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने के नारे लगाए और कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान गाजा के मुसलमानों की रक्षा करने के लिए इस युद्ध में लड़ना चाहते हैं और दुनिया के सारे सच्चे मुसलमान गाजा के मुसलमानों के साथ हैं। यह पाकिस्तान की तस्वीर है, आप देख लीजिए। पाकिस्तान के मुसलमान एकजुट हो रहे हैं फिलिस्तीन में अपने भाई बहनों के लिए। है कि भारत की राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा में आज श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें वर्ल्ड कप के मैच में कैसे खेली और कैसे ये खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे। आज जब दिल्ली में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का आज का ये मैच खेला गया, तब दिल्ली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम प्रदूषण की चादर से पूरी तरह से ढका हुआ था। मैच के दौरान स्टेडियम के आसपास दिल्ली के हवा का जो स्तर था, जिसे हम AQI कहते हैं, वो था 450, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। और अगर आप इस स्टेडियम के इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ये स्टेडियम प्रदूषण की वजह से आज नजर ही नहीं आएगा। सैटेलाइट से अगर आप देखें तो आपकी नजर स्टेडियम तक पहुंचेगी ही नहीं। आप देखिए, सैटेलाइट से ली गई ये 2 तस्वीरें हैं, जिनमें एक तस्वीर में आप देख पाएंगे कि जब दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता तो यह स्टेडियम कैसा दिखता है, और आज जब प्रदूषण है तो यह स्टेडियम आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। आज कैसा दिख रहा है, देखिए नीचे। दिल्ली में प्रदूषण के 5 बड़े कारण हैं, हालांकि दुनिया भर में लोग जानते हैं और दिल्ली के लोगों को अब ये कारण रट गए होंगे। आपको फिर से बता देते हैं। पहला कारण पराली का धुआं, जिसका अभी दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 40 से 44% योगदान है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का धुआं, जिसका अभी दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 10% का योगदान है। तीसरा, वातावरण में मौजूद धूल और मिट्टी के कण। और चौथा कारण है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की वजह से होने वाला प्रदूषण। इसमें 5वां कारण फैक्ट्रियां और पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं है। ये सारे कारण ऐसे हैं जो आपको भी पता होंगे, इसके लिए आपको वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये वो 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से दिल्ली में पिछले कई वर्षों से हर साल प्रदूषण की यही समस्या होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की सरकार ने इन समस्याओं का आखिरकार हर साल क्या समाधान ढूंढा है? इस बार भी सरकार ने कहा है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए 13 से 20 नवंबर के बीच गाड़ियों पर ऑड इवन स्कीम को लागू करेगी। यानी इस दौरान दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। और यह भी अभी नहीं, प्रदूषण तो आज हो रहा है, लेकिन यह स्कीम लागू होगी 13 तारीख के बाद। लेकिन सोचिए, क्या इससे ही दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा? बहुत सारे अध्ययन कहते हैं कि ऑड इवन से दिल्ली में प्रदूषण पर ना के बराबर असर होता है, और यह बात सरकार भी जानती है। लेकिन इसके बावजूद वो ऑड इवन से आगे अब तक सोच नहीं पा रही, और उसके सामने यही समाधान वो निकालते हैं कि दिल्ली को बंद कर दो और ट्रैफिक कम कर दो। लोगों को कहो कि दफ्तर ना जाएं, काम छोड़ दें, बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन बंद कर दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें। सरकार ने दूसरा समाधान निकाला कि उसने अब 6ठी से 11वीं तक के छात्रों को भी स्कूल आने से मना कर दिया, यानी स्कूल बंद कर दिए इन बच्चों के लिए। लेकिन सोचिए, क्या बच्चों के स्कूल नहीं जाने से प्रदूषण कम हो जाएगा, और क्या हमेशा के लिए कम हो जाएगा? सरकार ने जो तीसरा हल निकाला है वो है, अब दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। सच ये है कि अब निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब अगर ये काम बंद भी रहते हैं तो हवा में जो पहले से मौजूद प्रदूषण है वो इससे भी कम होने वाला नहीं। और अब शायद दिल्ली के लोग भी समझ गए हैं कि सरकार प्रदूषण से उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। दिल्ली में पिछले सिर्फ एक हफ्ते में एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री में लगभग 200% की वृद्धि हुई है, जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली के लोगों को अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं, और वो प्रदूषण से अपनी जान बचाने के लिए अब खुद के पैसे से ही एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, जिनकी कीमत 5,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच कुछ भी हो सकती है। और सरकार भी आपसे क्या कह रही है? सरकार कह रही है, काम बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, सब कुछ बंद करो,
अपने घरों को खिड़की दरवाजे बंद करो और एयर प्यूरिफायर चलाकर अपने अपने घरों में बैठ जाओ। सरकार एक तरीके से यह कहने की कोशिश कर रही है। हालांकि दिल्ली की सरकार ने आज आईआईटी कानपुर को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सरकार ने कहा है कि वो दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराकर प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाना चाहती है। आर्टिफिशियल रेन को हिंदी में आप कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं, जो क्लाउड सीडिंग की एक प्रक्रिया से होती है। इस प्रक्रिया में बादलों पर ऐसे केमिकल्स को डाला जाता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स को भारी बना देते हैं, और जब इन ड्रॉपलेट्स का वजन बढ़ जाता है और बादल बहुत बड़े हो जाते हैं तो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं, और क्लाउड सीडिंग की वजह से होने वाली इस बारिश को कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, और यह कई देशों में होता है। तो छत्तीसगढ़ की कहानी बताएंगे, जहां कल पहले चरण में विधानसभा की 90 में से 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ भारत के उन 4 राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और एक राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ सिर्फ 23 वर्ष पुराना है, यानी बहुत ही नया राज्य है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, और तब से छत्तीसगढ़ में 2 ही पार्टियों की सरकारें बनती आई हैं, और ये हैं बीजेपी और कांग्रेस। 23 वर्षों में लगभग 15 वर्षों तक यहां बीजेपी की सरकार रही और 8 साल तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व किया था शुरुआत में, जबकि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल अभी 62 वर्ष के हैं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद सबसे कम उम्र भूपेश बघेल की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 72 वर्ष के हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 75 वर्ष के हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 59 वर्ष के ही हैं। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और इनमें भी ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। 2018 के यानी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 20 सीटों में से 17 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। यानी इस चरण की वोटिंग बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की पकड़ इन सीटों पर बड़ी ढीली थी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें बाकी की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत मिली थी। उस समय 90 में से 68 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 90 में से 68, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी साफ हो गई थी, बहुत बुरी तरह से उखड़ी थी इस राज्य में। पिछली बार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 33% वोट मिले थे। यानी बीजेपी कम से कम 10% का अंतर है दोनों के बीच में। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 1% का ही अंतर था। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के लिए 20 सीटों पर 223 उम्मीदवारों के लिए वोट पड़ेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 223 उम्मीदवारों में से 46 उम्मीदवार करोड़पति हैं, और 26 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, और 16 उम्मीदवारों के खिलाफ तो रेप और हत्या के भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और छत्तीसगढ़ में कुल वोटर्स की संख्या है लगभग 2 करोड़। तो वोटिंग से पहले हमने आपको एक छत्तीसगढ़ के बारे में एक क्विक अपडेट दे दिया, जिससे आपको छत्तीसगढ़ से आपका एक परिचय हो जाए। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा है कि वो ये कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद क्रिकेट के नए भगवान बनेंगे, और विराट और सचिन में से ज्यादा महान कौन है। कल अपने जन्मदिन पर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों की बराबरी कर ली, जो कि सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सचिन ने 452 पारियों में 49 शतक बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने 49 शतक में सिर्फ 277 पारियां ही खेली हैं। यानी सचिन के मुकाबले काफी जल्दी उन्होंने 49 शतक बनाए हैं। सचिन ने दशकों तक अपने कंधों पर देशवासियों की उम्मीद का बोझ उठाया है, और जब वर्ष 2011 में भारत ने वनडे इंटरनेशनल मैचेस का वर्ल्ड कप जीता, तब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उन्हें अपने कंधों पर उठाकर उन्हें पूरा सम्मान दिया था। आज ये तस्वीर हम खास तौर पर आपको दिखाना चाहते हैं। उस वक्त अपने आदर्श को कंधों पर उठाने वाले विराट कोहली के मात्र 5 शतक थे, और 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, तब विराट कोहली ने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाया था। और
तब यह कहा जाता था कि सचिन ने इतने वर्षों दशकों तक भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाया, तो आज क्या भारत की टीम को सचिन को अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए? और आज वही विराट कोहली 49 शतकों के साथ सचिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, यानी उन्होंने अपने ही आदर्श के रिकॉर्ड की बराबरी की है।